Okay, good morning students. Today we are going to start our last chapter of course, that is history, chapter number 3, nationalism in India. As you all know, this is not a new topic to us. From 6th, 7th, 8th continuously we are learning about the national movements of India, the role of Britishers in India. If you remember, in 8th class we have studied one chapter that was national movement in 1857. The revolt of 1857, that was called as the first war of independence. Remember, the revolt of 1857 was called as the first war of independence. Why it was called as the first war of independence? Because in 1857 first time the Indians united to raise their voice against the Britishers. ऐसा नहीं था कि पहले कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बट उतने लार्ज लेवल पे नहीं उठाई या उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जितना कि 1857 में देखने को मिला लार्ज लेवल पे। मतलब जो ब्रिटिशर्स को हिट हुआ, कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इंडियंस जो है हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और हो सकता है कि जो इंडिया में हमारी पोजीशन है वो एक बार हिल सके। तो दैट्स व्हाई दैट ईयर और दैट रिवॉल्ट वाज कॉल्ड एज ए रिवॉल्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज इन 1857। तो कंटिन्यूअसली तब से जो है ये वॉइस रेज करते रहे बार बार इंडियंस, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस करते रहे, अलग अलग लेवल पे हिट करते रहे। ठीक है, इंडियंस किस किस लेवल पे परेशान रहे ब्रिटिशर्स से? पीजेंट्स जो थे उनको हाई रेवेन्यू देना पड़ता था। अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम पढ़ा था, महलवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था कि परमानेंट रेवेन्यू फिक्स होता था, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ब्रिटिशर्स को इतना रेवेन्यू देना है, चाहे क्रॉप फेल हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है। फिर अपन ने महलवारी सिस्टम में मतलब विलेजेस को महल में डिवाइड कर दिया गया था, ऐसे पढ़े थे ना। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडियन पीजेंट से बहुत ही ज्यादा हाई रेवेन्यू चार्ज कर रहे थे, तो वो उस तरीके से उनसे परेशान थे। आर्टिशन क्यों परेशान थे? हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स, आर्टिशियंस इसलिए परेशान थे कि ब्रिटिशर्स अपने इंडस्ट्रियल गुड्स यहाँ पर लाकर चीप रेट में सेल आउट कर रहे थे। तो इससे जो हमारी छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट होने लगी। उसी तरह से जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पॉइंट आउट किया, जो हमारे कस्टम्स थे, सती प्रथा, विडो रीमैरिज न करना, इन सब चीजों में इंटरफियर किया ब्रिटिशर्स ने। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और मिलिट्री में अपन ने ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट्स पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजों में मतलब जो है हमारे जो सिपाही थे उनको हाई पोजीशंस न देना। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की क्या थी एट्रोसिटीज डे बाय डे इंडिया में बढ़ती जा रही थी, और वो अपन 8th क्लास से कंटिन्यूस अपन पढ़ते आए नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस बुक में इस साल इस चैप्टर में अपन करेंगे कवर आफ्टर 1920। उससे पहले का जो पोर्शन है अपन 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि आफ्टर 1920 और 1930 के बीच का इंडिपेंडेंस तक भी ये चैप्टर नहीं जा रहा है कि 1920 और 30 के बीच में नेशनल मूवमेंट और ज्यादा कैसे रेज हुआ, और 1915 में जब गांधी जी आए तो गांधी जी का रोल क्या था नेशनल मूवमेंट में। और बेसिकली दो मेन मूवमेंट इस चैप्टर में अपन कवर करने जा रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पूरा जो चैप्टर है इन्हीं दो मूवमेंट्स पर बेस्ड है कि ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुए, किन कारणों से स्टार्ट हुए, किस किस एरिया पे इन्होंने अफेक्ट किया, इन मूवमेंट्स के ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। क्लियर है? तो अपन अगर आपने लास्ट जो है अपना वीडियो देखा हो फर्स्ट चैप्टर का, अपन ने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा ना नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें अपन ने फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा? उसमें अपन ने फर्स्ट पेज पे ये पढ़ा कि जो यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में कैसे डेवलप हुई, जब उन्होंने नेशन स्टेट का आइडिया समझा। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो और वीडियो केयरफुली देखा हो तो उसमें अपन ने स्टार्ट यही किया था कि यूरोपियन पीपल्स में जो है धीरे धीरे जो है नेशन स्टेट की फीलिंग जागने लगी। नेशन स्टेट क्या? नेशन स्टेट क्या? यूरोप में अपन ने पढ़ा कि जब लोगों में नेशन स्टेट की फीलिंग डेवलप हुई, जब लोग जो है उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव
कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे से अपने को जोड़ने लगे, एक दूसरे को अपने जैसा समझने लगे, देश को अपना समझने लगे, तब उन्होंने जो है नेशनलिज्म के लिए यूरोप में वॉइस रेज की। अब अपन पढ़ रहे हैं इंडिया वाला चैप्टर में। इंडिया में लोगों में क्या चीज डेवलप हुई कि उन्होंने नेशनलिज्म के लिए आवाज उठाई? तो यूरोप में था नेशन स्टेट की फीलिंग और इंडिया में है एंटी कॉलोनियल फीलिंग डेवलप होने से लोग एक दूसरे से जुड़े, उनके सेंसेस जुड़े, उनमें कलेक्टिवनेस आई, उनके इमोशंस कलेक्ट हुए और उन्होंने जो है फाइट करना शुरू किया। तो इंडिया में क्या पॉइंट आया कंसेप्ट? एंटी कॉलोनियल फीलिंग। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में जो अपना राज्य स्थापित करते जा रहे थे, जो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते जा रहे थे, लोगों को बहुत ज्यादा जो है हार्श ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो लोग जो है हर लेवल पे फील करने लगे कि भाई हर लेवल पे, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे आर्टिशियंस हो, चाहे अपने सिपॉयर्स हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए फील करने लगे कि हर लेवल पे ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, और सभी लोग जो है कॉलोनियल पीपल से या ब्रिटिशर्स से परेशान होने लगे एंड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अंडरस्टैंड? तो हियर स्टार्ट्स द नेशनल, द कंसेप्ट बिहाइंड द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इज एंटी कॉलोनियल फीलिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब सब एक साथ जुड़ने लगे तब उन्होंने नेशनलिज्म के लिए आवाज उठाई। इतना क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चल रहे हैं, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है लोग जो परेशान होके और उन्होंने नेशनलिज्म के लिए स्टेप उठाया। अब देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया इन्वॉल्व था क्या? इंडिया किसी तरीके से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जर्मनी थी, ऑटोमन एम्पायर था, फ्रांस था, ये सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, इंडिया कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं था। फिर भी अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि इंडियंस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से परेशान होकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉइस रेज की? तो वो इसलिए कहते हैं कि चाहे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट कहीं ना कहीं इंडिया क्या था? ब्रिटिश कॉलोनी थी। क्या थी? ब्रिटिश राज कर रहे थे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, इंडिया को सप्रेस कर रहे थे, इंडिया पूरी तरह से परेशान चल रहा था। तो जब ब्रिटिशर्स वॉर लड़ रहे थे यूरोप में तो उनको फाइनेंस की जरूरत थी, वॉर लोन्स की जरूरत थी। तो जब उनके सारे फंड्स खत्म होने लगे तो उनको क्या लगा कि इंडिया भी तो हमारी कॉलोनी है, हमारे अंडर में है, तो अब हमको फंड्स कहाँ से निकालने चाहिए? इंडिया से। तो उन्होंने इंडिया पे क्या करना शुरू किया? रेवेन्यू इंक्रीज करना शुरू किया। एक चीज ये, दूसरी चीज उनको जब वॉर में लड़ने के लिए सिपाहीज की जरूरत थी तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू किया। जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के, लोग नहीं चाहते थे विलिंगली, उनको जबरदस्ती आर्मी में डाला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए भेजा गया। तो एक तो उनपे हाई रेवेन्यू लगाया गया, दूसरा उनको जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। थर्ड थिंग, उसी दौरान क्या हुई, जब लोग इतने परेशान चल रहे, क्रॉप फेलियर हो गए, तो वो उस लेवल पे फूड की कमी आने लगी। ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के खाने की कमी कहाँ से पूरी हो रही थी? इंडिया से फूड पहुंचाया जा रहा था, और ज्यादा कमी। और इसी दौरान जो है महामारी, बीमारी, एपिडेमिक फैल गया इंडिया में। ठीक है? तो इस सारी जो सिचुएशंस थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नेगेटिव, जिससे लोग इतने ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने ब्लेम किया ब्रिटिशर्स को। हियर रेज द एंटी कॉलोनियल फीलिंग अमंग द कॉलोनियल पीपल against the Britishers in India, and they feel to raise their voice against the Britishers. They feel कि now it is time to push Britishers out of our country. ठीक है? इतना क्लियर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अब अपन डिस्कस कर रहे हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उसी दौरान 1915 में कौन आता है इंडिया में? महात्मा गांधी इंडिया में लौटते हैं। कहाँ से लौटते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो स्टडी करने के लिए या लॉ प्रैक्टिस करने के लिए रह रहे थे, तो वहां से वापस लौटते हैं इंडिया में। अब साउथ अफ्रीका में वो क्या करके लौटते हैं? वो सत्याग्रह का लड़ाई लड़के लौटते हैं। किसके खिलाफ? एपार्थाइड सिस्टम, पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स एंड इंडियंस। ठीक है? व्हाइट्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय व्हाइट्स
अगेंस्ट द ब्लैक्स एंड नॉन ब्लैक्स या नॉन इंडियंस या कलर्ड पीपल्स या मिक्स पीपल। तो कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कहाँ फॉलो होता था? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। तो उन्होंने खुद भी, महात्मा गांधी ने जो ये कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में झेला था, और झेला था तो वहां पे वॉइस रेज की थी। वॉइस रेज किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू की? थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर लिया था साउथ अफ्रीका। क्या है सत्याग्रह? नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? एक क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह। एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुका है ऊपर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट्स द एंटी कॉलोनियल फीलिंग। अभी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे एंटी कॉलोनियल फीलिंग की तरह आ जाए, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप की, या किसी भी तरीके से क्या इम्पैक्ट रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर। तो आंसर सेम ही रहेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट्स द एंटी कॉलोनियल फीलिंग अमॉन्ग इंडियंस। अब एग्जाम में आपको खुद क्वेश्चन समझना है, पहचानना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आंसर वही रहेगा। क्लियर है? और सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी क्या बताया? व्हाट इज द आइडिया या व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह। कौन सा क्वेश्चन? कितना लिखा? अमॉन्ग द इंडियंस। क्लियर है? इतना कंटिन्यू करें। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है? लिसन, आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये है कि जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ ट्रुथ से और नॉन वायलेंस से लड़ाई लड़ना। कैसे लड़ना? कि जो सप्रेसर है या जो गलत करने वाला है या जो ऑपरेसर है उसकी अंतरात्मा को जगा के, उसके इंटरनल कॉन्शियस को जगा के, उसको फील करवा के कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत करके, उसको मार के पीट के ना समझा के, क्योंकि मार के पीट के समझाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगी। उसको एक्चुअली उसकी अंतरात्मा तक उसको फील करवाओ कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और एक बार उसको फील हो गया कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो गलती वापस दोहराएगा नहीं। तो ट्रुथ के साथ सत्याग्रह इज अ फाइट फ्रॉम ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा के साथ और सच्चाई के साथ लड़ाई को, बिना वायलेंस, बिना हथियार उठाए जो लड़ाई है, इंसान की अंतरात्मा को जगा के जो लड़ाई लड़ी जाए, दैट इज द आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह। अभी हम रीड भी करेंगे और आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो समझ में आया आइडिया सत्याग्रह क्या है। अब ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी इंडिया में लाए 1915 में, और उन्होंने जब इंडिया में ये कंडीशन देखी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इंडियंस को परेशान कर रहे हैं, तो ही फील टू स्टार्ट सत्याग्रह इन इंडिया also, and he finally started सत्याग्रह in India in 1916। फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट हुआ? 1916। कहाँ पे? चंपारण, बिहार। ईशा, ये को कैमरा में आ रहा है क्या? या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ चंपारण, बिहार। अगेंस्ट whom? प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन ओनर्स, सॉरी प्लांटेशन ओनर्स, जो जबरदस्ती जो है लोगों को प्लांटेशन वर्क करवाते थे और उनको लो वेजेस देते थे, तो उनके खिलाफ फर्स्ट टाइम बिहार में चंपारण में गांधी जी ने जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया इन 1960, और जिसका भी आउटपुट देखने को मिला। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन रेज नहीं हुई वहां के वर्कर्स की, पर कुछ हद तक सुधार हुआ, तो उसी को गांधी जी ने सक्सेस मान लिया कि पूरी सक्सेस नहीं मिली बट एक स्टार्ट तो हुआ। फिर सेकंड स्टेप उठाया गांधी जी ने 1917। कहां पे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। अगेंस्ट whom? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में क्रॉप फेलियर के कारण जो है पीजेंट्स जो है ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, नहीं पे कर पा रहे थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, तो उनके रेवेन्यू को माफ करवाने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1970 स्टार्टेड द सत्याग्रह
मूवमेंट। और लास्ट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया 1918 में अगेन इन अहमदाबाद गुजरात अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, जो कॉटन मिल ओनर्स थे वो वहां के वर्कर्स को बहुत ज्यादा लो वेजेस दे रहे थे, तो उनके खिलाफ जो स्टार्ट किया। अब आगे के जो दो अपन ने पढ़े सत्याग्रह मूवमेंट 1916 वाला और 1917 वाला, वो था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो 1918 का अहमदाबाद का पढ़ रहे हैं ना, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, वो कॉटन मिल ओनर्स, जो इंडिया के कॉटन मिल ओनर्स जो अपने ही देश के लोगों को परेशान कर रहे थे। तो आइडिया सत्याग्रह का ये नहीं था कि वॉइस रेज करो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह क्या था कि जो अनजस्ट हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, चाहे अन्यायी कोई भी हो, ऑपरेशन कोई भी हो, उसके खिलाफ सत्याग्रह की लड़ाई लड़ना थ्रू ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो आगे के जो दो इंसिडेंट्स अपन ने पढ़े चंपारण और खेड़ा का, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड 1918 वाला अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं रॉलेट एक्ट, जिसको कि ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, और ये मैं 8th से ही आपको पढ़ाती आ रही हूँ। क्या है रॉलेट एक्ट? अब क्या हुआ? हाँ मिलन मैम, रॉलेट एक्ट उसमें ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पावर मिलती थी कि वो किसी को भी, किसी पॉलिटिकल लीडर को कभी भी जेल में डाल सकते हैं और बिना कोर्ट में ले जाए वो 2 साल तक अपने पास रख सकते हैं। अब क्या हुआ? इसी बीच 1919 में जब सत्याग्रह की लड़ाई शुरू कर दी ना इंडिया में गांधी जी ने, तो ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट फील होने लगा। तो उन्होंने 1919 में क्या इम्पोज कर दिया? ब्लैक एक्ट या रॉलेट एक्ट, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल गतिविधि या कोई भी लीडर जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉइस रेज कर रहा है, उसको पकड़ के वो जेल में डाल देते थे। वो तो गलत नहीं था। उसके बाद क्या करते थे? 2 साल तक उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश ही नहीं करते थे, कोई वकील करना नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं। 2 साल तक तो उसको बंद रहना ही है जेल में। 2 साल के बाद उसको जो है ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। जबकि अगर आपने पुलिस और कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था अपन ने 8th में या 8th में पढ़ा था सिविक्स में, जिसमें अगर आपको पता हो कि किसी को भी अगर अपन पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है और उसको खुद का वकील करने का राइट होता है। बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या उनसे वो राइट छीन रहे हैं। 2 इयर्स तक बिना उनको ट्रायल के जेल में बंद कर रखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट और रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने क्या किया? 1919 में ये डिसाइड किया कि अब इस ब्लैक एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी हम क्या करेंगे? वॉइस रेज करेंगे, सत्याग्रह शुरू करेंगे। उसको बोला गया रॉलेट सत्याग्रह। क्या बोला गया? रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करते हुए गांधी जी ने 6 अप्रैल को क्या शुरू कर दी? हड़ताल शुरू कर दी। अब जब गांधी जी ने हड़ताल शुरू कर दी, साइलेंट वे में हो रही थी, नॉन वायलेंट वे में हो रही थी, पर ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं वो चीज खटक ही रही थी, तो उन्होंने क्या किया? एक पीसफुली प्रोसेशन हो रहा था या धरना चल रहा था, उस धरने पर पुलिस ने क्या किया? लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। तो जिससे लोग जो है गुस्सा गए और उन्होंने भी जो है बदले में पुलिस के साथ जो है मिसबिहेव किया। ठीक है, मिसबिहेव किया तो ब्रिटिशर्स और ज्यादा, मतलब ब्रिटिश जो पुलिस पीपल्स थे वो और ज्यादा उनको लगा कि नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बेसिकली प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस क्या फॉलो कर रहे थे? सत्याग्रह, अहिंसा, हिंसा नहीं कर रहे थे। तो जब हिंसा कर ही नहीं रहे तो उनको जेल में कैसे डाले? कुछ करेंगे इंडियंस तब तो उनको ब्रिटिशर्स पकड़ के जेल में डालेंगे। तो उनको प्रोवोक करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में जो है इसका कमांडर बना दिया गया जनरल डायर को। अब मार्शल लॉ जैसे आपने देखा कोरोना काल में पुलिस ने लगा दिया था कर्फ्यू कि भाई रात को 7 बजे से, या डे कर्फ्यू भी रहा स्टार्टिंग में कि इस दौरान कोई रोड पे नहीं निकल सकता। तो मार्शल लॉ एक तरह से अपन कह सकते हैं लाइक अ कर्फ्यू। ठीक है, कुछ लॉज जैसे अभी धारा लग रही थी, 144 धारा लग गई, 4 जने एक साथ खड़े नहीं रह सकते। तो इस मार्शल लॉ के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सत्याग्रह में लोग क्या कर रहे थे? रैलियां निकाल रहे थे, धरना दे रहे थे, हड़ताल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब उन्होंने मार्शल लॉ में ये इम्पोज कर दिया कि लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका हेड बना दिया गया जनरल डायर को। इसी बीच में ये 6 अप्रैल से शुरू हुई हड़ताल। रॉलेट सत्याग्रह कब से शुरू हुआ? 6 अप्रैल से। और 13 अप्रैल को क्या आ जाती है? बैसाखी।
हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब अमृतसर, ठीक है, अमृतसर में एक बाग बना हुआ है जलियांवाला बाग, वहां पे एक फेयर लगता है, मतलब 13 अप्रैल को मेला लगता है। तो आसपास के जो गांव के लोग थे उनको मार्शल एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी कि भाई मार्शल एक्ट लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, गैदरिंग नहीं होगी, तो लोग मेले में घूमने पहुंच जाते हैं। और कुछ जो थे लीडर्स थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो भी पहुंचते, मैक्सिमम नंबर में विलेजर्स पहुंचते हैं जलियांवाला बाग में। कुछ लोग जो है सरकार जो ये रॉलेट एक्ट कर रही है इसके खिलाफ भी डिस्कस करने के लिए पहुंचते हैं। तो जनरल डायर को खबर मिल जाती है, मार्शल लॉ तो लगा हुआ है, वो जाते हैं जलियांवाला बाग में। एक ही एग्जिट होता है, एंट्री और एग्जिट एक ही गेट होता है, उसको लॉक करते हैं और इंटरनल फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और वही जलियांवाला बाग में एक वेल, एक कुआं भी बना हुआ है। तो जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कुओं में कूदना शुरू कर देते हैं। और इतने ज्यादा नंबर में लोग कूद जाते हैं कि जो नीचे वाले हैं वो दब दब के ही मर जाते हैं। जो वो सिनेरियो था बहुत ही, मतलब अपन कह सकते हैं इनफेमस, ये बहुत ही दिल दुखाने वाला सिनेरियो था। हजारों की तादाद में लोग जो है उस दिन मर जाते हैं। तो दिस वाज द इंसिडेंट ऑन 13 अप्रैल 1919। तो जब ये इंसिडेंट होता है जलियांवाला बाग का तो लोग बहुत ज्यादा जो है गुस्सा जाते हैं, वो पुलिस पर अटैक करना शुरू करते हैं। और फाइनली गांधी जी, हम अब देखेंगे आगे जाके, इसको एक बार रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका क्या मेन एम है, सत्याग्रह क्या है, नॉन वायलेंस। और लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो इतना क्लियर है। लास्ट टॉपिक है आज का अपना नॉन कॉपरेशन, ठीक है। नॉन कॉपरेशन क्या, नॉन कॉपरेशन क्या, यस बेटा। गांधी जी का मानना था कि लोग, इंडिया के जो लोग हैं ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसी की वजह से वो लोग रूल कर रहे हैं। तो गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन की, लोग अगर कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिशर रूल नहीं कर पाएंगे। नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट, या फिर हिंदी में अगर कहा जाए तो दैट इज असहयोग। अब गांधी जी का आइडिया क्या था नॉन कॉपरेशन के पीछे, ये भी आ सकता है आपका शॉर्ट में। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन, ये बीच के तो सारे क्वेश्चन करने ही है। शॉर्ट नोट आपको जलियांवाला बाग पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, रॉलेट एक्ट क्या है वो लिखना है अपने को, मार्शल लॉ क्या है ये भी लिखना है अपने को, और लास्ट में व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि ब्रिटिशर्स आज इंडिया में रूल कर रहे हैं, वो टिके हुए हैं, किसके दम पे टिके हुए हैं, इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जो अपनी यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोली है तो इंडिया के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने जो जॉब ऑफर की है वो इंडियंस ने एक्सेप्ट की है। ब्रिटिशर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो हमने एक्सेप्ट किया। ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया में सेल कर रहे हैं वो हमने एक्सेप्ट किया है। तो आज इंडियन पीपल्स ने कॉपरेट किया है, तभी ब्रिटिशर्स आज इंडिया में टिके हुए हैं। जिस दिन हम कॉपरेट करना बंद कर देंगे, असहयोग करेंगे, नॉट टू कॉपरेट करेंगे, उस दिन ब्रिटिशर्स यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे अब चैप्टर की।